हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 2025 में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहाँ दूसरा मॉडल पेपर मैं लेकर के आया हूँ। पहला मॉडल पेपर हमने कर लिया था और इसी तरह के हम 5 मॉडल पेपर हल करेंगे। ये आपको जब पेपर मिलेगा तो देखेंगे कि इधर पेपर का सीरियल नंबर होगा, यहाँ आपको रोल नंबर लिखने पड़ेंगे, कुल छपे हुए प्रश्न की संख्या, पेजों की संख्या होगी, उनको आप अच्छी तरह चेक कर लें। ये 01 कोड है हिंदी अनिवार्य का, कंपलसरी है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में आपका ऐसा पेपर इसी पैटर्न पर आने वाला है। हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है, 3.25 घंटे का और 80 अंक का पेपर होगा। ये इधर से आप देख रहे हैं, ये सील पैक होगा, ये सील आपको तोड़नी पड़ेगी। ये निर्देश हैं, रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न करने हैं, उत्तर पुस्तिका में ही उत्तर लिखने हैं और जिनके आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखने हैं, जिसमें खंड ए को आपको पूरे को एक जगह करना है और प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखना है। ये 5 निर्देश हैं परीक्षार्थियों के लिए। ये अपना मॉडल पेपर प्री बोर्ड पेपर 2 हो गया। खंड ए में देखिए 16 आपके एबेसद आएंगे, बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे 16 अंक के। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? मीरा था, सुधा था, लक्ष्मण था, नीरजा था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। स वाला विकल्प सही करेंगे। जो महादेवी वर्मा है, नाम सुना होगा आपने, महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री है, लेकिन इसने रेखा चित्र और संस्मरण भी लिखे हैं और ये भक्तिन जो है ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र आपके लगा रखा है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन जो महादेव वर्मा का है ये अपने लगा रखा, उसी में से लिया है। भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मण था, क्योंकि वो ये मूल नाम छिपाती थी सबसे, क्योंकि ये एक समृद्धि सूचक नाम था, इसलिए। दूसरा देखिए, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में निम्न में से किसकी पहचान है? जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आंचलिक उपन्यासकार आपके फणीश्वर नाथ रेणु है और इनका जो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाठ्यक्रम में हमारे इनकी एक कहानी लगा रखी है, पहलवान की ढोलक, जिसमें इसका पात्र है लुट्टन सिंह पहलवान और उसकी जिजीविका का यहाँ वर्णन किया है। और ये कहानी आपको जो व्यवस्था बदलने के साथ साथ कला और कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं, वापस सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवस्था जब बदलती है तो कला और कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं, उसकी कहानी है। लुट्टन पहलवान भी जो राज दरबार में रहता था, उसको आश्रय मिला हुआ था, लेकिन व्यवस्था बदलती है और लुट्टन को राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी प्रसिद्ध कहानी है। तीसरा प्रश्न देखिए, काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा गया है? श्रम विभाजन को, जाति प्रथा को, समता को, स्वतंत्रता को। काल्पनिक जगत की वस्तु भीमराव अंबेडकर जी ने समता को कहा है। ये भीमराव जो अंबेडकर जी हैं, इनका एक भाषण लगा रखा अपने पाठ्यक्रम में, आपने देखा होगा। 2 भाषण है, एक तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। और ये भाषण आपके 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से लिखा था, जिससे लल्लई सिंह यादव ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, जाति भेद का उच्छेद नाम से। बहुत ही अच्छा भाषण है। दलित उत्थान के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सारे काम किए। त्यागपत्र जो उपन्यास है वो किसका है? जैनेन्द्र का, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, यशपाल। तो त्यागपत्र उपन्यास आपके जैनेन्द्र कुमार का है और ये जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। कौन से? मनोवैज्ञानिक। जैसे रेणु आपके आंचलिक उपन्यासकार हैं, जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं और इनका एक निबंध अपने पाठ्यक्रम में लगा रखा है, बाजार दर्शन। उपभोक्तावाद जो है, बाजारवाद और उपभोक्तावाद पर अपने विचार जैनेन्द्र ने रखे हैं और किस प्रकार बाजार आपको लूटता है
अगर आपको अपनी ज़रूरतों का पता नहीं है, ये इसमें बताने की कोशिश की है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? मिलन यामिनी, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता आपके निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। किसका है ये? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो आपके आलावाद के प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं? आलावाद के प्रवर्तक हैं। और आत्म परिचय इनकी एक कविता लगा रखी है, आत्म परिचय, और एक गीत लगा रखा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही अच्छा गीत जिसमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। संकट आए मंजिल पास में हो तो रुकना नहीं चाहिए। फिराक गोरखपुरी ने संकलित रुबाइयों में चांद का टुकड़ा किसे कहा है? जो फिराक गोरखपुरी हैं, चांद का टुकड़ा इन्होंने अपनी रुबाइयों में किसका? प्रियतम को, पुत्र को, भाई को, पिता को। जो पुत्र आया, एक माँ अपने पुत्र को झुला रही है, लोका दे रही है, उसको चांद का टुकड़ा कहा है। कहने का मतलब यह है जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस का प्रयोग फिराक गोरखपुरी ने अपनी रुबाइयों में किया है। और फिराक गोरखपुरी की तुलना इसी वात्सल्य रस के कारण सूरदास जी से की जाती है हिंदी में। सूरदास जी ने जो वात्सल्य रस कृष्ण को लेकर के अपनी रचनाओं में दिखाया था, वही फिराक गोरखपुरी का यहाँ द्रष्टव्य होता है। पतंग कविता में कवि ने किसका सुंदर प्रयोग कर अपनी कविता को प्रभावी बनाया? प्रतीकों का, छंदों का, अलंकारों का, बिंबों का। पतंग कविता में बिंबों का शानदार प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दृश्य और श्रव्य बिंब, इन दोनों बिंबों का बहुत अच्छा प्रयोग पतंग कविता में किया है। आलोक धनवा की ये कविता है, आलोक धनवा की पतंग कविता, जिसमें पतंग उड़ाने वाले बच्चों के उमंग और उत्साह का, उमंग उत्साह का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं? 5, 7, 10, 2। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं, जिसमें 18 से लेकर के 22 बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं के आपके नाम याद होने चाहिए: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। एक्ट शब्द का सही अर्थ क्या है? संविधान है, अधिनियम, अभिनय, बिंदु। तो एक्ट का जो सही अर्थ है, पारिभाषिक शब्दावली में से है ये, एक्ट का सही अर्थ हो गया अधिनियम। एक्ट का अर्थ क्या हो गया? अधिनियम। संविधान को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जनसंचार के किस माध्यम में दृश्यों का बहुत अधिक महत्व होता है? रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, समाचार पत्र। तो दृश्यों का सबसे ज्यादा महत्व होता है टेलीविजन। दृश्य के साथ लेखन होता है, दृश्य के साथ क्या होता है? लेखन। रेडियो में आपके श्रव्य माध्यम है तो ध्वनि का बहुत महत्व होता है। इंटरनेट, ये तीनों का रूप है, जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन आ जाते हैं, और तेजी से ये विकसित हो रहा माध्यम है, और ये इसमें अक्षर छपते हैं, तो छपे हुए अक्षरों का इसमें महत्व होता है। समाचार पत्र में प्रिंट मीडिया है ये। सबसे पहले कोई खबर किस माध्यम से तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है? एंकर बाइट के रूप में, ड्राई एंकर के रूप में, एंकर पैकेज के रूप में, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दे वाला विकल्प बिल्कुल सही है। व्यक्ति और माध्यम, उसे ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो से मिली किस खोज को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है? मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे व्यवस्थित बसा हुआ नगर था। स्नानागार को इसमें लैंडस्केप का, कोठार को, बौद्ध स्तूप को, कुओं को। तो जो बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं उसको नागर भारत का पुराना लैंडस्केप कहा। से वाला सही हो जाएगा। यशोधर बाबू ने अपना आदर्श व गुरु किसे माना? अपने पिता को, कृष्णानंद पांडे को, मेनन को, चंद्र तिवारी को। तो कृष्णानंद पांडे, जिसे पाठ में क्या कहा गया है? किशनदा। किशनदा को ये अपना आदर्श और गुरु मानते थे। यशोधर बाबू, बहुत अच्छी लंबी कहानी है ये, सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी की, उसमें से ये प्रश्न है।
एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंभीर जीवन के क्षुद्र यथार्थ की गाथा कौन सी है? जूझ, सिल्वर वेडिंग, अतीत में दबे पांव, पहलवान के डोले। जूझ इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आत्मकथात्मक उपन्यास है, ये आत्मकथात्मक उपन्यास है, मराठी उपन्यास है ये, और आनंद यादव का ये मराठी उपन्यास है जिसका अंश लिया गया है। ये किशोर जीवन का वर्णन किया है। जब आनंद यादव छोटे थे, पढ़ने के प्रति उनकी क्या ललक थी, रास्ते में क्या क्या बाधाएं आई, पिता ने किस प्रकार सपोर्ट नहीं किया, गुरु का आशीर्वाद रहा, उनसे संपर्क रहा तो वो कविता करने में आगे हो गई। ये सारा संघर्ष हमें इस पाठ में देखने को मिलता है, उपन्यास में देखने को मिलता है। अतीत में दबे पांव पाठ के रचयिता कौन है? ओम थानवी है, मनोहर श्याम जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अतीत में दबे पांव ओम थानवी का लिखा हुआ पाठ है, और ये यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। किसका आपको याद होना चाहिए? यात्रा वृत्तांत, यहां लगाएंगे बिंदी, यात्रा वृत्तांत प्लस रिपोर्ट का मिला जुला रूप है ये अतीत में दबे पांव। जूझ पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया? कहानी, आत्मकथात्मक उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन। तो अभी हमने ऊपर बात कर ली। ये मराठी उपन्यासकार आनंद यादव का आत्मकथात्मक उपन्यास है जूझ, जिसमें पढ़ने की ललक के प्रति लेखक का दृष्टिकोण दिखाया है। फिर आपके व्याकरण में से 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के, कुल 6 नंबर के होंगे। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? या तो बोली कहते हैं या उपभाषा कहते हैं, कोई भी लिख दीजिए आप, सही हो जाएगा। जहां वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाए। शब्द शक्ति आपके टॉपिक लगा रखा है, इसमें सीधा अर्थ आएगा अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति सही हो जाएगा। लाल पगड़ी आ रही है, उदाहरण किस शब्द शक्ति का है? ये लक्षणा शब्द शक्ति का है। लाल पगड़ी आ रही, अपने आप तो आ नहीं सकती, इसका मतलब लाल पगड़ी जिसने धारण की है, पुलिस वाले आ रहे हैं। तो ऊपर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वे उर्वशी समान। यहां देखिए उर्वशी, उर्वशी 2 बार आया, 3 बार भी आया, प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग अलग है। यमक अलंकार हो जाएगा। एक तो उर्वशी अप्सरा और एक उर्वशी आभूषण भी है जो हृदय पर लटका रहता है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। जनगणना के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा? पारिभाषिक जो शब्द है उसमें से ये आपके पूछा गया। सेंसस इसका सही शब्द है, लेकिन आपको स्पेलिंग भी आनी चाहिए, CENSUS, सेंसस। और किस अलंकार का संबंध वर्ण साम्यता या वर्णों की समानता से है? तो अनुप्रास अलंकार का संबंध जो है, अनुप्रास अलंकार का संबंध वर्ण साम्यता या वर्णों की समानता से। तीसरा प्रश्न आपके अपठित गद्यांश है, 2-3 बार इस गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लेना है और फिर ये प्रश्न जो है इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सासपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा कि सासपूर्ण आनंद का, सासपूर्ण उमंग का नाम जो है यहां आया, देखिए ये है। सासपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, उत्साह सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए उत्साह के कौन कौन से भेद किए गए उनके नाम लिखिए। अगर हम गद्यांश में देखेंगे तो यहाँ आया, देखिए साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर और दयावीर इसके भेद किए। 3 भेद हो गए, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, बार बार उत्साह शब्द आ रहा तो उत्साह इसका शीर्षक हो जाएगा। धैर्य शब्द का समानार्थी शब्द गद्यांश में छांट लिखिए। धैर्य का जो अर्थ आया है समानार्थी है वो धृति, धृति का मतलब भी धैर्य होता है। हम स्वयं को कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए कब प्रयत्नशील होते हैं? अगर आप इस गद्यांश में देखेंगे तो यहाँ पर आया है कि भय में, भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति में विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। सच्चे उत्साही की क्या पहचान है? सच्चे उत्साही जो होते हैं उसकी पहचान यह है, देखिए कर्म सौंदर्य के जो उपासक होते हैं वही सच्चे उत्साही होते हैं। अर्थात
कर्म करने में विश्वास करते हैं, आनंद से वो अपने कर्म को किए जाते हैं, कर्म सौंदर्य के उपासक होते हैं, वो सच्चे उत्साही कहलाते हैं। ये 6 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। एक एक नंबर के 6 प्रश्न होंगे अति लघुतरात्मक। उसके बाद चौथा प्रश्न आएगा अपठित पद्यांश। इसको भी 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ना, अर्थ नहीं भी आए तो घबराना नहीं है और अनुमान लगा के अर्थ निकालने की कोशिश करनी है। देखिए कहा है कि हिमालय का आंगन जहां सूर्य की पहली किरणें आती है वो किसे कहा गया है? भारत देश को। किसको कहा गया है? भारत भूमि को या भारत देश को, कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि जो सूरज उगता है उसका पहला प्रकाश हिमालय के आंगन में आता है। हिमालय कहाँ है? भारत में है, तो या तो भारत भूमि या भारत देश कर लेंगे। फिर कह रहा है कि सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। पंक्ति का क्या आशय है? जो संगीत है, संगीत भी सबसे पहले भारत में ही गाया गया। जो 7 स्वर है संगीत के, संगीत का उद्गम भी भारत भूमि है। और सामवेद जो अपना संगीत का वेद है, सामवेद कर लें, ये भारत में ही रचा गया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ही। इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कवि? ये कह रहा है कि हमने किसी भी देश पर आगे होकर के आक्रमण नहीं किया, आगे होकर किसी पर भी आक्रमण नहीं किया, और हमने जो भी आया उनको यहाँ शरण दी। हम पूरी सृष्टि में सबका पालन पोषण करने वाले हैं, क्योंकि हर प्रकार की जो चाहे संगीत हो, चाहे कोई भी ज्ञान का वर्चस्व अगर स्थापित किया तो वो सब भारत भूमि से ही हुआ है। हमारे जातीयता के विकास के लिए किसने त्याग दिया था? तो महर्षि दधीची। यहाँ देखिए ये शब्द आया है कि महर्षि दधीची, ये दधीची का वह त्याग हमारा जातीयता का विकास। तो महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था वज्र बनाने के लिए। उषा ने किस प्रकार के अभिनंदन किया? हंसकर। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकार। पहली लाइन के नीचे देखेंगे, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकार। ओस रूपी जो हीरों का हार पहनाया। और भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? ये सारी विशेषताएं इसमें आ जाएगी कि उगता हुआ सूर्य अपना प्रकाश सबसे पहले भारत भूमि पर फैलाता है, और हमने ही ज्ञान का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर फैलाया, यानी ज्ञान का प्रकाश फैलाने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। संगीत भी पूरे विश्व में भारत में ही सबसे पहले गाया गया और संगीत का गढ़ रहा है। समर्पण में हमारे यहाँ के ऋषि मुनि आगे रहे हैं, अपने हड्डियों तक का दान उन्होंने कर दिया है। तो ये विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो भी भिक्षावृत्ति के लिए घर घर घूमते थे, यानी उनको अहंकार नहीं था अपने राजा होने पर। ये सारी विशेषताएं आप लिख देंगे। फिर देखिए खंड ब, जो आपके लघुतरात्मक प्रश्न है, 40 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र कैसे? यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? और स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कब पैदा हुआ? ये 5 प्रश्न जो है आपके लघुतरात्मक है, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। सब वन शॉट क्लासें अपनी अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। खंड स में देखिए, छोटा मेरा खेत कविता के रूपक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गुजराती साहित्यकार अपने लगा रखे हैं, उमा शंकर जोशी, उनकी कविता है छोटा मेरा खेत, जिसमें जो कवि कर्म है उसको, जो कृषि कर्म है उसके साथ रूपक बांधा है। किसान कवि है, उसका खेत कागज है। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। बहुत ही अच्छी कविता जो रघुवीर साय की कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जिसमें मीडिया पर व्यंग्य किया गया है। सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया? पाठ के आधार पर लिखिए। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। सिल्वर वेडिंग कहानी जीवन मूल्यों के घिसटते चले जाने की कहानी, क्या आप इससे सहमत है? लिखिए।
सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है और राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के वो समाज पोषित था, कथन की समीक्षा कीजिए। और अभिव्यक्ति माध्यम से ये प्रश्न है कि एक अच्छा फीचर लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आलेख क्या है, सार्थक आलेख के गुण लिखिए। और एक परिचय आपको लिखना है तुलसीदास जी के ऊपर या फिर महादेवी वर्मा के ऊपर। खंड द में आपके व्याख्या वाला प्रश्न है, तो तृतीय समीर सागर पर जो छायावाद के कवि हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी कविता आपके लगा रखी है बादल राग। उस बादल राग कविता में से ये व्याख्या ली गई है। उसके बाद देखिए कविता एक उड़ान है चिड़िया के बान है, ये कुंवर नारायण वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इससे व्याख्या पूछी जा सकती, प्रश्न पूछा जा सकता है। कुंवर नारायण की कविता है कविता के बहाने, उसमें से ये व्याख्या ली गई है। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या संबंधी प्रश्न आएगा, जिसमें इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस हो गए। धर्मवीर भारती का संस्मरण है काले मेघा पानी दे। कौन सा है? काले मेघा पानी दे, जिसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व को दिखाया गया, उसमें से ये व्याख्या ली गई है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं। ये चूर्ण बेचने वाले जो भगत जी हैं, जो जैनेन्द्र कुमार का निबंध है बाजार दर्शन, उस बाजार दर्शन में से ये व्याख्या ली गई है। 17वां प्रश्न देखिए आपके पत्र लेखन से संबंधित है। शासन सचिवालय शिक्षा विभाग जयपुर की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में विसंगतियों को दूर करने हेतु एक विज्ञप्ति लिखिए। और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को लिखिए, जिसमें बोर्ड प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का आग्रह किया गया है। और एक निबंध लिखना आपको 300 शब्दों में, राजस्थान में पर्यटन की संभावना, जल संकट और राजस्थान, महिला सशक्तिकरण और मोबाइल फोन और आज का युवा। ये दूसरा मॉडल पेपर था। बहुत जल्द हम तीसरा मॉडल पेपर भी लेकर के आएंगे। ऐसे 5 मॉडल पेपर हम परीक्षा से पहले हल करेंगे।